नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं के पूनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में अपने एक जीके के मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। ये जो मॉडल पेपर रहने वाला है, इसमें गत एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित किया है और इसमें 4 विकल्प के साथ में 5वां अनुत्तरित प्रश्न का विकल्प भी मैंने डाला है। ये जो मॉडल पेपर है, ये आगामी होने वाली सभी शिक्षक भर्ती हेतु, जेल प्रहरी भर्ती, वीडियो भर्ती या आगामी पटवार भर्ती हेतु आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं, इसमें जो रखे गए प्रश्न हैं उसको थोड़ा सा अपने व्याख्यात्मक रूप में भी देखने वाले हैं। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप एक बार देखिए। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, किस जनजाति के पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण धारण करते हैं। जनजाति वाला जो टॉपिक है उससे ये प्रश्न लिया गया है। पहला विकल्प कहता है डामोर जनजाति, दूसरा कथोड़ी जनजाति, तीसरा सहरिया जनजाति, चौथा विकल्प भील जनजाति है और 5वां विकल्प अपने सामने है कि अनुत्तरित प्रश्न है, किस जनजाति के पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो डामोर जनजाति के लोग जो हैं वो महिलाओं की तरह आभूषण धारण करते हैं। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक कहाँ है? डूंगरपुर जिले में है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति के संदर्भ में अन्य जो प्रश्न आता है वो इसके जो 2 मेलों का आयोजन होता है उससे संबंधित आता है। पहला छल्ला बाऊजी का मेला इनका लगता है, एक छल्ला बाऊजी का मेला, छल्ला बाऊजी का मेला ये डूंगरपुर में लगता है और एक मेला ग्यारस की रेवाड़ी के नाम से गुजरात में लगता है। ग्यारस की रेवाड़ी, ये गुजरात में इसका आयोजन होता है। 2 मेलों के संदर्भ में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। एक इनका जो मुखिया होता है डामोर जनजाति का, उसको मुखी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इससे बनने वाले प्रश्न है। कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में कथा इकट्ठा करने वाली जनजाति है। सहरिया जनजाति शाहबाद और किशनगंज तहसील है, 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज। यहां पर 99.99% इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में है। तो यहाँ जो अपना प्रश्न है वो उसका सही विकल्प जो है वो डामोर जनजाति के पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण धारण करते हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन वाले जिले कौन से हैं? ये राजस्थान पुलिस में पूछा था 2008 में। आरक्षित वन वाले जिले सर्वाधिक कौन से हैं? उदयपुर चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर बांसवाड़ा है, अलवर व सवाई माधोपुर है, उदयपुर और सिरोही है या अनुत्तरित प्रश्न है। एक बार पुनः प्रश्न को देखिए। राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है। आरक्षित वन कौन से होते हैं? इसमें पूरा जो प्रावधान है वो रोकथाम का नहीं होता है। इसमें पशु चराने व सूखी लकड़ियां काटने पर प्रतिबंध नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये जो आरक्षित वन है ये भारत के संदर्भ में बात करें तो 53% भूभाग पर ये आरक्षित वन भारत में फैले हुए हैं। वहीं राजस्थान में पहले 29% भूभाग पे इसको माना जाता था, लेकिन कई पुस्तकों में अपने पढ़ते हैं कि 36% के आसपास ये आरक्षित वन पाए जाते हैं। आरक्षित वनों के अलावा एक रक्षित वन होते हैं, एक रक्षित वन भी होते हैं और दूसरा एक होते हैं अनारक्षित वन। अनारक्षित वन जो हैं ये भी होते हैं। इसमें ये पूर्णतः सरकार के अधीन होते हैं। इसमें पशु चराने व लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन जो है वो आरक्षित वन यहाँ पर होते हैं। सही विकल्प इस प्रश्न के अनुसार उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में ये पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न ये है, गौड़ा, मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावट व नाहर आदि संबंधित है। ये सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है वरिष्ठ अध्यापक में। पहला विकल्प यहाँ पर है गौरी के पात्र हैं जो नृत्य में निपुण होते हैं। ठीक बात है, भवाई नृत्य शैली के ये एक भाग हैं। तीसरा विकल्प कहता है भील जनजाति के ख्याल दिखाने वाले कलाकारों को ये सब कहा जाता है। और चौथा है हेला ख्याल के प्रमुख कलाकार ये माने जाते हैं। इसका सही विकल्प जो है ये जो है गौड़ा, मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, म्यावड़ और नाहर, ये सभी गौरी के पात्र हैं। ठीक है, लंबे समय तक चलने वाला गौरी नृत्य जो है वो यहाँ पर है, नाट्य है ये गौरी नाट्य। इसका सही विकल्प ये है। भवाई नृत्य शैली राजस्थान और गुजरात की होती है। भवाई नृत्य में तो सिर पे मटका रख के उस प्रकार से नृत्य किया जाता है। भील जनजाति के ख्याल दिखाने वाले कलाकार भी ये नहीं है। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का। इसके प्रमुख कलाकार ये नहीं है, इसका शायर हेला जो है वो प्रमुख कलाकार है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आता है।
यह लाख्याल कहाँ का है? सवाई माधोपुर और दौसा, दोनों विकल्प पीछे वीडियो एग्जाम में इसको पूछा तब वहां पर दोनों विकल्प दिए हुए थे। आगे चलते हैं और इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पीटीआई भर्ती 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया था। अच्छा प्रश्न है। सपादलक्ष्य को चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। ठीक बात है, सपादलक्ष्य चौहानों का मूल स्थान है। पहला असत्य पूछा है तो ये सत्य है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये बात यहाँ सही नहीं है। फिर भी तीसरा विकल्प देख लेते हैं। अहिछत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी रही है, नागौर का ही प्राचीनतम नाम है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक माना जाता है, ये बात भी ठीक है। और पांचवा जो प्रश्न है अनुत्तरित प्रश्न का है। यहाँ दूसरा जो विकल्प है, विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया था, इसका निर्माण जो है तारागढ़ दुर्ग का वो अजय पाल ने करवाया था। किसने करवाया था सर? अजय पाल ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बीठली पहाड़ी पर भी बना हुआ है, इसलिए गढ़ बीठली दुर्ग भी इसको कहा जाता है। ये जो दुर्ग है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसको कह दिया जाता है। तो ये तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है उसकी बात हो रही है। तारागढ़ दुर्ग एक बूंदी में है। दूसरा तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? बूंदी में बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसका निर्माण जो है विग्रहराज चतुर्थ जो है वो इसका सही आंसर नहीं है, अजय पाल ने इसका निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? पटवार परीक्षा 2016 में जो आयोजन हुआ उसमें इसको पूछा गया था। सिरवा शिलालेख में कहा गया है, सरंग ऋषि में कहा गया है, सरंग ऋषि में कहा गया है, बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है या अपराजित शिलालेख में कहा गया है? तो पहले अपने विकल्प देख लेते हैं। इसका सही जो आंसर है वो बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। यहां मैं आपको थोड़ा डिटेल में इस चीज को बताना चाहूंगा। चिरवा शिलालेख भी चित्तौड़गढ़ में है। कहां है सर? चित्तौड़गढ़ में है चिरवा शिलालेख। ठीक है, ये जो सरंग ऋषि का जो शिलालेख है इसमें बप्पा रावल के बाद में मोकल का भी कहीं ना कहीं इसमें उल्लेख है और कुंभा का भी उल्लेख है। इन शासकों का जो है बप्पा रावल के वंशज जो है उनका उल्लेख सरंग ऋषि शिलालेख में मिलता है। ये भी कहाँ है सर? ये भी चित्तौड़गढ़ में है। बिजोलिया शिलालेख भी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख में ऐसा कहा गया है गोत्र ब्राह्मण इनको कहा गया है चौहानों को। और अपराजित शिलालेख ये भी यहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है सारे। चिरवा शिलालेख के बारे में कई दफा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें भी मुख्य रूप से बप्पा रावल के समय की बात जो है उसको कहा गया है। और ये पूछ ले कि बिलों का उल्लेख किसमें मिलता है अधिक, तो सरंग ऋषि का शिलालेख जो है इसमें बिलों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? दिए गए विकल्प में से अपने को सही विकल्प का चुनाव करना है। पृथ्वीराज विजय, कुवलयमाला, पद्मावत और राजरूपक। तो इसका सही आंसर जो है कुवलयमाला जो है ये रहने वाला है। मैंने पहले भी इसके संबंध में एक कम्युनिटी में प्रश्न डाल के इसके बारे में बताया था। संस्कृत और अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, जो इनके अनुसार देखें तो सही विकल्प ये बनता है। पृथ्वीराज विजय जो है ये जयानक की पुस्तक है। किसकी है सर? जयानक। और कुवलयमाला ये उद्योतन सूरी की है। उद्योतन सूरी जो है उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी और ये जालोर में रहकर इसकी रचना की गई थी। ठीक है, उस समय के तात्कालिक भारत का विवरण इसमें दिया गया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत जो है इसकी रचना 1540 में की गई थी और उस किसके शासनकाल में की गई थी? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसकी रचना की गई थी। पद्मावत जो पुस्तक है इसमें पद्मिनी और रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ था उनके मध्य उसका उल्लेख इसमें मिलता है। राजरूपक जो है ये वीरभान की पुस्तक है। ये लिखा हुआ यहाँ पर वीरभान की ये पुस्तक है राजरूपक। तो इसका सही आंसर जो है वो बी विकल्प जो वो सही आंसर यहाँ पर बनता है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, भील लोगों के विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? इस प्रकार के प्रश्न जेल प्रहरी परीक्षा में अधिक पूछे जाते हैं। पहला ए का जो विकल्प है विवाह नृत्य है, हाथीमना नृत्य है, गौरी नृत्य है या गौरी नृत्य है। तो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो ब विकल्प है ये सही है, हाथीमना नृत्य है। भीलों में याद रखना एक चीज और होती है, उसको कहा जाता है हाथी वेडो। हाथी वेडो क्या है सर?
हाथीवेडो जो है वो वीर पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाना, घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाना, तलवार घुमाना क्या कहलाता है? हाथीवेडो कहलाता है। ये एक अलग कला है। हाथीमना जो है ये भीलों का विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। भीलों में और भी बहुत सारी परंपराएं हैं। एक इसमें कांडी होता है, एक इसमें पाडा शब्द जो है वो यूज किया जाता है। भीलों के घरों को कु या टापरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने जनजाति पढ़ेंगे, उसमें इन चीजों को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ जो विकल्प बी जो है वो इसका सही आंसर बनता है। आगे चलते हैं। और निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है? ये सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2011 में 17 में इसको पूछा गया था। रामकरण ठाकुर, केसरी सिंह बारहट, मोहनलाल जालोरी, सोमदत्त लहरी। तो अपने को पता है कि महंत प्यारेलाल जब उस समय बद्रीनाथ जा रहे थे, मैं थोड़ा बता देता हूं। बद्रीनाथ का बहाना लेकर के इनको जोधपुर बुलाया गया। जोधपुर के रहने वाले थे ये, और यहाँ पर 1912 में इनका मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, इनकी हत्या कर दी। इस हत्या में मुख्य आरोपी जो है वो केसरी सिंह बारहट थे। मुख्य आरोपी पूछ ले तो केसरी सिंह बारहट मुख्य आरोपी थे। इनके साथ में ही यहाँ पर रामकरण है, ये भी मुख्य आरोपी थे, आपने इसको पढ़ा होगा। और सोमदत्त लहरी भी इसमें शामिल रहे थे। सोमदत्त लहरी भी शामिल थे। तो इसमें बचता कौन है? मोहनलाल जालोरी जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं है। कौन शामिल संबंधित नहीं है ये पूछा है, तो मोहनलाल जालोरी जो है वो महंत प्यारेलाल हत्याकांड में शामिल नहीं थे। अच्छा प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से मेवाड़ रियासत में तलवार बंधाई कर लगाने वाला शासक कौन सा था? ये बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न शिक्षक भर्ती में अधिक आते हैं, विशेष रूप से आंदोलन या फिर अपने रियासतों से रिलेटेड प्रश्न जो है। तलवार बंधाई कर लगाने वाला कौन था? पहला विकल्प है कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, तखत सिंह, सरदार सिंह। और अनुत्तरित प्रश्न है, आप अपने हिसाब से करोगे तो इसमें मेरे ख्याल में कृष्ण सिंह को भी कर सकते हो। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, तलवार बंधाई जो कर है ये एक उत्तराधिकारी कर होता है। उत्तराधिकारी कर कौन सा कर होता है? जब कोई शासक का पुत्र नया शासक बनता उस समय जनता से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तलवार बंधाई कर जो था ये था। ये पृथ्वी सिंह ने ही लगाया था। पृथ्वी सिंह ने लगाया था ये। उस समय पृथ्वी सिंह 1906 में जब शासक बना उसमें पृथ्वी सिंह ने ये कर जनता पर लगाया था। राव कृष्ण सिंह जो है ये 84 प्रकार की कर व लागतें लगाई थी। उसमें 84 प्रकार की कर व लागतें लगाने वाला शासक कौन था? तो अपने क्या करके आएंगे? कर व लागतें लगाने वाला, तो ये राव कृष्ण सिंह था। राव कृष्ण सिंह जो है वो शासक था उस समय। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय की ये बात है। काफी कर यहाँ पर लगाए गए थे। उसी समय चौरी कर भी एक लिया जाता था। चौरी कर भी उस समय राव कृष्ण सिंह ने लगाया था, जो कि लड़की की शादी पर शादी के समय लिया जाने वाला कर जो था विवाह के अवसर पर, वो चौरी कर था। ठीक, एक डांड कर भी उस समय लगाया था। डांड कर माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते थे। एक सिंगोटी कर होता था जो कि पशुओं के क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर था। एक जाजम लाग होती थी। इस प्रकार से कई 84 प्रकार की कर व लागतें उसमें राव कृष्ण सिंह ने लगाई थी। फिलहाल यहाँ जो सही विकल्प बनता है तलवार बंधाई कर लगाने वाला पृथ्वी सिंह था। एक बार मैंने देखा इसको अपने वरिष्ठ अध्यापक में ही इस चीज को पूछा गया था। उस समय ये आया था कि निम्नलिखित में से तलवार बंधाई कर संबंधित है। उत्तराधिकारी कर है, लड़की की शादी पर लिया जाता है, पशुओं के क्रय विक्रय पर लिया जाता है, या माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते समय लिया जाता है, तो ये उत्तराधिकारी कर है। तखत सिंह नहीं है, सरदार सिंह नहीं है, अनुत्तरित प्रश्न नहीं है। प्रश्न का सीधा सपाट आंसर यहाँ पर पृथ्वी सिंह है। आगे चलते हैं। दक्षिणी भारत में बसे गांव जिसमें व्यापारियों और सौदागरों का प्रभुत्व होता है वे क्या कहलाते हैं? नरगम कहलाते हैं, ब्रह्मदेव कहलाते हैं, अग्रसर कहलाते हैं, या उर कहलाते हैं? ये फर्स्ट ग्रेड के लायक प्रश्न है, स्कूल व्याख्याता के लायक है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अच्छा प्रश्न है, मेरिट बनाने वाला। दक्षिणी भारत में बसे गांव जिनमें व्यापारियों और सौदागरों का प्रभुत्व होता था वो क्या कहलाते थे? वो तो इसका सही आंसर जो है वो नरगम कहलाते थे, जिसमें व्यापारी और सौदागर रहते थे।
जिसमें व्यापारी प्लस सौदागर, वो क्या कहलाता था, वो नरगम कहलाता था। ये जो है ये भूमि होती थी, ये तो एक भूमि होती थी। ये जब राजा द्वारा ब्राह्मणों को प्रदान की गई भूमि जो है वो क्या कहलाती थी गुरुजी, वो कहलाती थी ब्रह्मदेव अग्रहर। ये वो गांव होता था जहां पर सिर्फ ब्राह्मण निवास करते थे, जहां पर सिर्फ ब्राह्मण निवास करते थे। ऐसा गांव जहां पर सिर्फ ब्राह्मण निवास करते थे वो क्या कहलाता था, अग्रहर कहलाता था। और जो है ये वो गांव थे जिसमें ब्राह्मण नहीं होते थे, ब्राह्मणों के अलावा जो गांव होते थे, ब्राह्मण के अलावा जिसमें अन्य जाति के लोग भी रहते थे, वो गांव उर कहलाते थे। तो इसमें सही विकल्प जो है जहां व्यापारी और सौदागर रहते थे वो नगरम कहलाता था। ब्रह्मदेव एक भूमि जो ब्राह्मणों को राजाओं द्वारा प्रदान की जाती थी। अग्रहर ब्राह्मण निवास करते थे उस स्थान को कहा जाता था। और जहां पर ब्राह्मण नहीं रहते थे जिस गांव में, उस गांव को ये उर कहा करते थे। अच्छा प्रश्न है, आगे चलते हैं। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। भोहिल व सिसोदिया वंश से, चौहान वंश से, गुर्जर प्रतिहार और राठौड़ वंश से। तो वैसे इसका आंसर अपने सही करके आ जाएंगे, गुर्जर प्रतिहार जो है उससे संबंधित है, क्योंकि वहां पर आबानेरी शुरू में दे दिया ना। आबानेरी चांद बावड़ी अपने पढ़ते हैं। आबानेरी चांद बावड़ी कहां पर है, दौसा में है। तो आबानेरी जो स्थान है ये कहां से रिलेटेड हो गया, दौसा से। राजौरगढ़ को आप जानते हो, राजौरगढ़ का जो अभिलेख है वो अलवर में है। कठा है गुरुजी, अलवर में है राजौरगढ़ का जो अभिलेख है वो। तो ये जो अलवर वाला जो स्थान है और ये जो आबानेरी, उस समय अपने को पता है कि गुर्जर प्रतिहारों के अधीन ये चीजें रही हैं। तो इससे एक अनुमान तय हो जाता है कि ये गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अनुसार इस प्रश्न का सही आंसर जो बनता है, जो 3 नंबर विकल्प जो है गुर्जर प्रतिहार, वो यहां पर सही है। प्रश्न है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रावण हत्था, जंतर, तबला, सहनाई। तो जंतर जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। देवनारायण जी की फड़ जो है वो लोक देवी देवताओं में सबसे लंबी फड़ है। सबसे लंबी फड़ जो है वो किसकी है? देवनारायण जी की है। लंबी फड़ किसकी है गुरुजी? देवनारायण जी। लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत पूछ ले अपने को, सबसे लंबा गीत किसका है? तो किसका है? जीर्ण माता का है। सबसे लंबा गीत जीर्ण माता का है। ये जो रावण हत्था है ये तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा है गुरुजी? तत्वाद्य यंत्र में आता है। तत्वाद्य यंत्र में ये आता है। तत्वाद्य यंत्र और कौन कौन से होते हैं? रावण हत्था है। रावण हत्था क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। ठीक। जंतर, जंतर भी क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। सारंगी भी तत्वाद्य यंत्र। बपंग जो है वो भी तत्वाद्य यंत्र है। कामयाचा, कामयाचा, अरे वाह गुरुजी, कामयाचा भी तत्वाद्य यंत्र। सुरनाई भी तत्वाद्य यंत्र है। तांदूरा, तांदूरा भी तत्वाद्य यंत्र है। चिकारा ये भी तत्वाद्य यंत्र है। ये तत्वाद्य यंत्र है सारे। कोई ट्रिक के हिसाब से मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो यहाँ पर जंतर जो है वो भी तत्वाद्य यंत्र है। ये घनवाद्य यंत्र है और ये सुशीर वाद्य यंत्र है। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो जंतर। बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो अपने क्या करेंगे? रावण हत्था। आगे चलते हैं। और डोसमोचे और लोसर भारत के किस हिस्से में बनाए जाने वाले त्योहार हैं? डोसमोचर, ये प्रश्न एक बार मेरे सामने आया था। कॉलेज लेक्चरर का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था उसमें, दिल्ली का कोई एग्जाम था उसमें ही आया था। डोसमोचे और लोसर जो है वो कहां पर बनाए जाते हैं? लद्दाख में, जम्मू में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में? तो सही उत्तर जो है वो क्या है इसमें विद्यार्थियों? लद्दाख यहाँ पर सही उत्तर है। ये जो डोसमोचे और ये तिब्बत का जो महोत्सव शुरू होता है वहां से बनाए जाते हैं। ये तिब्बत का त्योहार है। किसका त्योहार है? मुख्य रूप से तिब्बत में बनाया जाने वाला ये त्योहार है डोसमोचे और लोसर। फिर भी थोड़ा मैं डिटेल में इसको बताऊंगा आपको। यह एक धार्मिक पर्व है। इसका तिब्बत में उद्भव हुआ। यह मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध द्वारा बनाया जाता है। इसे 15 दिनों तक बनाया जाने वाला त्योहार माना जाता है। यह महोत्सव
तिब्बती नव वर्ष से शुरू होता है। वे चंद्र पंचांग पालन करते हैं। संगीत प्रदर्शन, लोक नृत्य, विशेष प्रार्थना, उपहारों के आदान प्रदान के साथ मनाया जाता है। लोसर शाम के दौरान मैथो नामक जुलूस आयोजित किया जाता है। ये मैथो का प्रश्न भी आया हुआ है, ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपने देख लिया होगा। ये जो डोस मोचे और लोसर भारत के किस हिस्से में मनाए जाते हैं? लद्दाख में मनाए जाने वाले त्योहार है। आगे चलते हैं और एक विशेष प्रश्न, मोकड़ी क्या है? मोकड़ी क्या है? ऊन की दरियों को मोकड़ी कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन को कहा जाता है, लकड़ी के खिलौनों को कहा जाता है, लाख की चूड़ियों को। यहाँ पर लाख की चूड़ियां जो हैं ये क्या कहलाती हैं? मोकड़ी कहलाती हैं। लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। मोकड़ी क्या है गुरुजी? लाख की चूड़ियां, 1 लाख रुपए की नहीं, लाख की चूड़ियां। और लाख से बने बर्तन जो हैं, लाख से बने बर्तन, वो उनको कहा जाता है मोंडे। लाख से बने बर्तन जो है वो मोंडे कहलाते हैं। और मोंडे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के। मोंडे बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। और लाख की चूड़ियां जो हैं ये जयपुर में बनती हैं अपने। ठीक है, ये तो शब्द है मोकड़ी। एक होता है मोजड़ी। मोजड़ी, मोजड़ी क्या है सर? मोजड़ी जोधपुरी जूतियों को कहा जाता है। मोजड़ी जोधपुरी जूतियां जो हैं वो क्या कहलाती हैं? उनको कहा जाता है मोजड़ी। ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो हैं ये अलग अलग टेरिकोटा के हिसाब से अपने सब जगह बनते हैं। जैसे सुनहरी टेरिकोटा जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? कागजी टेरिकोटा जैसे अलवर का प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से लकड़ी के खिलौने जो हैं वो उदयपुर में बनाए जाते हैं और बस्सी चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर और बस्सी चित्तौड़गढ़ में लकड़ी के जो खिलौने हैं वो बनाए जाते हैं। ये पूछ ले कि लकड़ी के झूले जो हैं वो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। ठीक बात है सर। लाख की चूड़ियां जयपुर, मैंने बता दिया। पाव रजाई जयपुर है। संगमरमर की मूर्तियां जो हैं वो जयपुर है। काफी कारीगरी जयपुर में होती है। आगे चलते हैं। रूपाहली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा, अजमेर, टोंक और बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बूंदी, पाली और सिरोही। तो पहला जो विकल्प है वो यहाँ पर सही आंसर बनता है। राजस्थान में सुनहरी स्वर्णिम छपाई जो है वो किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये याद रखना, रूपाहली और सुनहरी जो है वो दोनों ही यहाँ की प्रसिद्ध है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जिसमें मूल रूप से महिला नर्तिकाएं अपने सिर पर कुछ गढ़ों का संतुलन करके एक साथ नृत्य करती हैं? बवाई नृत्य है, घूमर है, कालबेलिया है और तेजाजी है। तो जो बवाई नृत्य है ये नृत्य जो है इसमें महिलाएं सिर पर मटका रख करके यहाँ पर नृत्य करती हैं। बवाई राजस्थान के अलावा यहाँ पर गुजरात क्षेत्र का भी प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। किसको माना जाता है सर? बवाई नृत्य को गुजरात क्षेत्र और राजस्थान दोनों का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। इसमें महिलाएं जो है वो सिर पर मटका रख करके यहाँ पर नृत्य करती हैं। तो ये पहला विकल्प यहाँ पर अपना सही आंसर बनता है। उदयपुर स्थित एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? तो कुंभा के समय बप्पा राउल दूसरा है, जय सिंह और मोकल। तो पूछा क्या है? एकलिंगनाथ जी मंदिर। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? ये प्रश्न आ जाए। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो क्या करेंगे सर? उदयपुर में है। कहां पर है गुरुजी एकलिंगनाथ जी का मंदिर? उदयपुर में है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? इसका निर्माण पूछे बप्पा राउल। इसका निर्माण बप्पा राउल ने करवाया था 734 में, 734 ईस्वी में। इस समय उसने मानमौर्य को हराकर चित्तौड़ किले पर अपना अधिकार किया था। चित्तौड़ किले पर अधिकार करने वाला पहला शासक कौन था? बप्पा रावल। तो ये उदयपुर में बना हुआ है और 734 में इसका निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। देखने में कैसा लगता है? ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसका निर्माण 734 में करवाया था। किसने? बप्पा रावल ने। एकलिंगनाथ जी जो है वो मेवाड़ के जो शासक हैं उनके कुल देवता माने जाते हैं। मेवाड़ के शासकों के कुल देवता कौन है? एकलिंगनाथ जी है। एकलिंगनाथ जी जो है मेवाड़ के शासकों के कुल देवता माने जाते हैं। ठीक है, ये जो मंदिर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वाला मंदिर बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। यहाँ खालिस्तान है और उसके बाद में प्रश्न को देख लेते हैं। को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। किसे? मारवाड़ को, कोलायत को, चंद्रभाग को या कबीर यात्रा को? तो मारवाड़ जो है, मारवाड़ को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मांड क्षेत्र वैसे किसको बोलते हैं? मांड क्षेत्र पुराने समय में पूरे मारवाड़ के अलावा जैसलमेर को भी कहा जाता था।
जैसलमेर को भी पुराने समय में मांड नाम अपने को मिलता है। मांड गायकी के लिए कौन प्रसिद्ध है? अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई जो है वो मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लंबी टोर निकाली जाती है मांड गायकी में। तो अपने को पता है कि मारवाड़ इसी में आता है, और मारवाड़ मूल रूप से कोलायत बीकानेर नहीं है, चंद्रभागा झालावाड़ नहीं है, कबीर यात्रा नहीं है। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही बनता है, मांड महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा ग्रासिया जनजाति की नहीं है? गंधर्व विवाह, मोरबंदिया, ताराना, पहाड़वेन। तो इसमें गंधर्व विवाह जो है, जिसे राक्षस विवाह भी कहा जाता है, ये इसमें नहीं है। गंधर्व विवाह ग्रासिया जनजाति का नहीं है, एक अन्य जाति है उसमें इसको जरूर माना जाता है गंधर्व विवाह को भीलों में। मोरबंदिया है, ताराना विवाह पड़ता है, पहाड़वेन भी विवाह पड़ता है। तो ये पहला विकल्प जो है ये आपका यहाँ सही नहीं है। पाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र जो है वो काम में लिया जाता है। पाबूजी की फड़ का पाबूजी के जो बोपे हैं, बोपों द्वारा इसका फड़ का वाचन किया जाता है। रावण हत्था तत्वाद्य यंत्र है। पहले आ चुका था कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, तब अपने क्या करेंगे, जंतर वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, और पाबूजी के समय ये यहाँ पर काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये कुछ प्रश्न यहाँ पर करवाए हैं। अगर आपको इस प्रकार की मॉडल पेपर की सीरीज पसंद आएगी तो मैं निश्चित रूप से 50 या 100 प्रश्न रोजाना आपको प्रतिदिन करवाऊंगा, जहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट एग्जाम में मिलने वाला है। आज मैंने इनकी डिटेल्स कम करवाई है क्योंकि कल की अपनी जो क्लास होगी, इस क्लास का अच्छा रिस्पांस हुआ, तो कल की क्लास में विस्तृत रूप में बहुत ही गहनता से मैं इन चीज़ों को करवाने वाला हूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।